सर ये पीडीएफ सेंड नहीं किए थे सर, प्लीज कर दीजिए। यस सर। ठीक है, पीडीएफ सेंड कर देंगे आफ्टर कंप्लीशन। तो लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे रजिस्टर सेट ऑफ इंटेल 806 एंड वी ऑलरेडी डिस्कस data register. Discuss data register. Under data register we discuss about the input output port. Any यस there is two port, one is the input port and output port, and that input and output name is on the basis of the connection of the device. यानी कि आपका जो डिवाइस है, अगर इनपुट डिवाइस कनेक्ट होगा तो इनपुट पोर्ट वो ट्रीट किया जाएगा, और अगर आउटपुट डिवाइस आपका कनेक्ट होगा तो आउटपुट पोर्ट उसको ट्रीट किया जाएगा। हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी हैव इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, लाइक इन सी वी हैव scanf and printf. In QBasic, Yes. we have input and print, through which we can coordinate the input-output operation. यानी input-output operation के लिए we need a standard input as well as a standard output device, and that standard input and output device is your monitor as well as the keyboard. Apart from these two devices, other devices is also used, like your printer, but mouse. But these are the devices which is used according to the condition. यानी कि if you need to print any soft file, then you need printer. Otherwise, no need of printer you have. तो आपका केवल डिस्प्ले सेक्शन से और इनपुट डिवाइस से काम हो जाता है। तो आपको वहां पर प्रिंटर को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में हम लोग नहीं ट्रीट करते हैं। मॉनिटर को बिकॉज वी वांट टू सी ईच एंड एवरी इनपुट, जो भी हम लोग इनपुट ले रहे हैं वो सबको मॉनिटर के ऊपर देखना चाहते हैं डिस्प्ले सेक्शन में। तो स्टैंडर्ड डिस्प्ले डिवाइस के रूप में मॉनिटर आपका है, और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के रूप में आपका कीबोर्ड है, जिसके थ्रू आप इनपुट लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी, बट व्हेनेवर वी थिंक अबाउट द यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट इज व्हाट इट इज, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। तो यूएसबी पोर्ट में आप जिस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, बेसिकली वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ पेरिफेरल्स। तो पेरिफेरल्स के अंदर आपका इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस ये सब आता है। तो इफ यू आर कनेक्टिंग दैट डिवाइस, यानी इफ यू कनेक्ट पर्टिकुलर डिवाइस लाइक इनपुट डिवाइस थ्रू यूएसबी पोर्ट, तो आपके लिए क्या होना चाहिए, इनपुट डिवाइस यूएसबी इनेबल होना चाहिए। तो अगर आपका यूएसबी इनेबल इनपुट डिवाइस है तो आप यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे नाउ डे वी हैव जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो इनपुट हो, आउटपुट हो या स्टोरेज, इनेबल्ड होगा। इनेबल्ड कहने का मतलब कि दिस पर्टिकुलर डिवाइस हैव यूएसबी कनेक्शन पॉइंट, और आप उस कनेक्शन पॉइंट से इंटरफेस यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं उस डिवाइस को। तो whenever you are connecting input device through that USB port, then that USB port is treated as input port. Whenever you are connecting output device through that port, then that port is treated as output port. Or sometime you are also used to connect storage devices like pen drive. तो pen drive को भी आप उसी USB port से connect करते हैं। That means why we discuss port. So in between CPU, your processor, and the peripherals, there is a communication interface, and that is known as input-output interface. So input-output interface is just used to establish communication between various peripherals and the CPU. So nowadays we are using USB port to connect the input, output as well as storage devices. Now today we'll discuss about the index register. Earlier in case of CPU register we discussed about the index register, where वहां पर हम लोग डिस्कस किए थे। तो इंडेक्स रजिस्टर का बेसिक रोल क्या है संभव? इंडेक्स रजिस्टर क्यों यूज करते हैं सर? इंडेक्स रजिस्टर को यूज करते हैं जैसे एरे में सर यूज करते हैं, उसको 0 से स्टार्ट होता है। हाँ, अब देखिए, अगर हम इनपुट आउटपुट को कोऑर्डिनेट करें, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेट करें, तो व्हाट एवर कैरेक्टर वी आर टेकिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी व्हेनेवर वी आर प्रेसिंग द पर्टिकुलर की, देन वी आर प्रेसिंग ए स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो जिस कैरेक्टर को हम प्रेस कर रहे हैं उस वो आपका एलोकेट होता है इन सिस्टम, देयर इज ए पर्टिकुलर एलोकेशन ऑफ दैट कैरेक्टर। तो वो एलोकेशन जो हम लोग प्रीवियस डिस्कस किए थे, कोडिंग, यानी आपका जो कंप्यूटर है वो एक सर्टेन कोडिंग पैटर्न को फॉलो करता है, एंड दैट कोडिंग पैटर्न इज यूज्ड टू इनकोड एंड डिकोड ऑपरेशन। तो व्हेनेवर यू आर गिविंग द पर्टिकुलर कैरेक्टर, आप जब कैरेक्टर देते हैं तो उस केस में आपका वो इनपुट डिवाइस, आपका इनपुट डिवाइस क्या करता है,
उसका एक इंडेक्सिंग जनरेट करता है, यानी कि आपका जो इंडेक्स है 8086, we already know that it is a 16-bit registers, तो 8086 microprocessor also consist one index register concept। तो इंडेक्स रजिस्टर यहाँ पर दो तरह से है, एक सोर्स इंडेक्स और दूसरा डेस्टिनेशन इंडेक्स, यानी whatever data you are giving through the input device, you want to see the same set of character onto the screen also। So your screen is your destination and your keyboard is your source। तो from this source you are giving data to the destination। तो जो डेटा आप देते हैं, जैसे सिंपली आप इसको समझिए कि एक स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन सपोज हम ले रहे हैं, सीमेज, वी आर टाइपिंग सीमेज फ्रॉम कीबोर्ड, तो योर सोर्स इंडेक्स इज क्रिएटेड थ्रू द इनपुट डिवाइस। तो सीमेज इज क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ द इनपुट डिवाइस, वी आर जस्ट प्रेसिंग द सर्टेन कैरेक्टर लाइक CIMAGE, that is the character available on the keyboard। once we allocate this 6 characters, then your source index is maintained inside the computer। now after maintenance of source index, whether you are in a position to see the particular character onto the screen, no, the same character is must be allocated in the destination index also। क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है सोर्स इंडेक्स में क्रिएट हुआ, वही कैरेक्टर डेस्टिनेशन इंडेक्स में भी करेक्ट एलोकेट होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ एलोकेट करते हैं सोर्स इंडेक्स, और आफ्टर कंप्लीशन 1 by 1 योर डेस्टिनेशन इंडेक्स कैरेक्टर इज आल्सो। इसी के चलते क्या है कि whenever you are typing particular character, suppose I am writing here something, सपोज यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, सपोज वी जस्ट राइट suppose source S, first we write S, then we write OURCE, that means by the help of particular input device, whenever we are I am typing S, then S is displayed onto the screen। whenever I am typing O, यानी कि O लिख रहे हैं तो O दिख रहा है, U लिख रहे हैं तो URCE, that means what, कि जैसे जैसे आप कैरेक्टर लिख रहे हैं वो कैरेक्टर आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। इस दिखने का मतलब क्या है, ये आपका जो सोर्स इंडेक्स है वो पैरेलली काम कर रहा है डेस्टिनेशन इंडेक्स के साथ। तो whatever character set you are using in the source index, that character set is available with the destination index, and that is the reason behind displaying of the same character onto the screen। अब इसके लिए बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होता है, we already have a concept of that, how the particular character is changed, because when we discuss about the port, ये पोर्ट जो हम लोग डिस्कस किए, your data is always in the form of 0 1 on the interface। इंटरफेस पर कभी भी आपका डेटा किस फॉर्म में होगा, 0 या 1 के फॉर्म में होगा। प्रोसेसर ऑल्सो हैंडल द इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, बट whenever you are giving input, you are giving input in the form of English like language, यानी कि as per the English like language you are giving the input, but that entry is not acknowledged properly by the CPU। CPU only handles the binary instructions। तो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब है कि इनपुट डिवाइस आपका यूजर इनपुट लेता है, जो अर्लियर हम लोग डिस्कस किए। यूजर इनपुट लेने के बाद वो इनकोडिंग करता है, इनकोडिंग ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर, एंड दैट कैरेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू 0 1 फॉर्म, and that 0 1 is uploaded over the interface, and whenever CPU needs that data, then that data is moved to the CPU in the form of 0 1, not in the character form। So once the processor utilize that data, then again processor upload the data on the interface in the 0 1 form, and whenever you want to see the data, you just use the output device like monitor। तो monitor also collect that data in the form of 0 1, because interface से उसको 0 1 के फॉर्म में ही डेटा मिलेगा। but whenever you want to see the particular data onto the screen, the output is already work out on that data, उस particular data पर workout हो गया होगा, that means decoding operation exist over there, और जो भी आपका 0 1 फॉर्म में जो डेटा है वो फिर से कैरेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद वो स्क्रीन पर दिखा, तो दिखने के बाद आप उसको एक्नॉलेज कर पाएंगे प्रॉपर्ली, क्योंकि आपने जो कैरेक्टर प्रेस किया था वही कैरेक्टर स्क्रीन पर दिख रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड प्रोसेस you analyze or you just
think that there is some background process is going on or not. If the processor is slow, then background process, you just acknowledge the background process. आपको पता चलेगा कि अभी delay हो रहा है. You are typing H, but the H is not displayed onto the screen. It will take some time. Why it is taking time? Because background process is going on of conversion. Processor is internal process is going on because the processor speed is low. यानी processor speed slow है, तो उसके चलते you can recognize that particular background process. But if the speed of processor is fast, you cannot recognize the particular background process. That means whenever you press the particular key, you just see the character onto the screen. That means जैसे ही आप character press करते हैं वो display हो जाता है, दिखता है. इसका मतलब आपको लगता है कि आप जो की प्रेस किए हैं वही की आपका डिस्प्ले हो रहा है. तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग डिस्कस किए. आगे डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट इंटरफेस, जिसमें इंटरनली आपका सर्किट कैसे काम करता है इंटरफेस के अंदर. यानी जो भी आपका डेटा इन होगा इनपुट डिवाइस से आउटपुट डिवाइस के लिए होगा, वो आपका इस पर्टिकुलर whether Tanu Priya is from your batch? No, sir. No, sir. So that is the input output. No. So source index keeping the input data, and destination index is used to again keeping the output data. But coordination क्या है कि it correlates with the input as well as output devices. Next, as like in general CPU register we have a stack pointer register. तो यहाँ पर भी अंजलि कुमारी, तो यहाँ पर भी आपका स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर, ये दो पॉइंटर रजिस्टर हम लोग डिस्कस करेंगे. यस मुकेश, रोल नंबर 38,444, ये बताइए कि स्टैक पॉइंटर में व्हाट इज द रोल प्ले बाय पॉइंटर रजिस्टर. स्टैक पॉइंटर में पॉइंटर का क्या रोल है मुकेश? म्यूट करो, अनम्यूट करो, म्यूट हो तुम. सर पॉइंटर की एड्रेस ऑफ द लास्ट एक्यूट को करता है. हाँ, लास्ट ऑक्युपाइड कहाँ पर, कौन सा मेमोरी? मेमोरी सेल में. कौन सा मेमोरी सेल? स्टैक मेमोरी सेल. हाँ, तो स्टैक मेमोरी हमको पता है कि लिफो मैनर में काम करता है स्टैक. तो जो लास्ट आपका ऑक्युपाइड मेमोरी सेल होगा उसके एड्रेस को पॉइंटर होल्ड करेगा और एक एक करके आपका डेटा स्टैक से रिट्रीव होगा. हाँ, जब सारा डेटा रिट्रीव हो जाएगा तो पॉइंटर में कोई एड्रेस नहीं होगा, नल हो जाएगा. जैसे ही पॉइंटर में नल होगा इसका मतलब है स्टैक खाली हो गया, स्टैक इज एम्प्टी. तो यहाँ पर भी वही है, स्टैक पॉइंटर का रोल यहाँ पर भी वही है कि पॉइंटर कीप्स द एड्रेस ऑफ लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल इन स्टैक. और बेस पॉइंटर का क्या काम है? पॉइंटर कंटेन्स बेस एड्रेस ऑफ द बेस रजिस्टर. तो बेस एड्रेस क्या होगा? दैट इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. एरे का थोड़ा कंसेप्ट हो गया होगा आपके पास, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग डिस्कस कर लिए हैं. तो जस्ट टेक सर. हाँ सर, पॉइंटर का डेफिनेशन हो सकता है, इट इज अ वेरिएबल व्हिच होल्ड द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल. यस 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 यस, दैट इज द एड्रेस. हम लोग यहाँ पॉइंटर को नहीं डिफाइन कर रहे हैं, स्टैक पॉइंटर का रोल लिख रहे हैं, ठीक है ना. पॉइंटर, हाँ, बेसिकली आप जब कोडिंग करते हैं प्रोग्रामिंग क्यू बेसिक और सी लैंग्वेज में जब कोडिंग करेंगे तो वी हैव टू हैंडल टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल. एक होगा डेटा वेरिएबल और दूसरा होगा पॉइंटर वेरिएबल. आप बोल सकते हैं एक को वैल्यू रखने के लिए यूज किया जाता है और एक को म्यूट योर माइक. नीरज म्यूट योरसेल्फ. देखिए जिनके एंड से कहीं पर कोई घर में कुछ बातचीत हो रहा है तो आप म्यूट कर लीजिए. जब आपको कुछ पूछना हो तब अनम्यूट करिए, अनम्यूटेड मत रहिए, ठीक है ना. तो पॉइंटर का वही डेफिनेशन है, पॉइंटर इज द वेरिएबल व्हिच कीप्स एड्रेस, ठीक है ना. एंड डेटा वेरिएबल वी आर यूजिंग, तो नॉर्मली वी आर यूजिंग टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन आवर प्रोग्राम, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल. बट इस लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में भी हम दो तरह का वेरिएबल यूज करते हैं. अगेन, एक वेरिएबल जिसमें केवल डेटा यानी वैल्यू रखते हैं और दूसरा वेरिएबल जिसमें किसी डेटा वेरिएबल का एड्रेस रखते हैं. तो किसी भी डेटा वेरिएबल, जैसे यहाँ पर हम लोग लिए int a6, अब a6 साइज का एक एरे क्रिएट किए. चूंकि इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है तो साइज इसका 12 बाइट हो गया, यानी इस एरे का साइज 12 बाइट हो गया. अब इस एरे का एड्रेस हम किसी पॉइंटर में रखना चाहते हैं
तो इसका भी डेटा टाइप पॉइंटर का इंटीजर होगा। और जैसे ही p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a लिखे तो ये पॉइंटर क्या एड्रेस रखा, यहाँ जो सर पॉइंटर एक ये हम लोग बेस रजिस्टर बेस पॉइंटर को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेस पॉइंटर कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ द बेस रजिस्टर। तो यहाँ पर ये आपका जो एरे है उसका बेस एड्रेस क्या होगा दीपू कुमार? सर 1000। ठीक है, 1000 इज द एज्यूम वैल्यू। 1000 हमेशा नहीं होगा, वी आर एज्यूमिंग दैट की बेस फर्स्ट एलिमेंट। हाँ, रैंडमली जब आप रन करेंगे प्रोग्राम तो वो चेंज होता है। तो जो आपका रैंडम एड्रेस जनरेट होगा वही बेस एड्रेस हो जाएगा। यानी बेसिकली p holds pointer holds the address of first element and the address of first element is the base address. So here we are discussing two types of pointer, one for stack and one for base register. So stack pointer keeping the address of last occupied memory cell in a stack, and base pointer keep the address of base address of the particular base register. तो base register में जो हमारा array है, array का एग्जांपल लिए तो p address of a लिखने से क्या हुआ, यहाँ पर देखिए p containing the address of first element that is 1000 suppose. Again pointer का भी address होगा मेमोरी में, क्योंकि पॉइंटर भी आपका एलोकेट हो रहा है इंटीजर डेटा से। तो पॉइंटर का भी सपोज 2000 एड्रेस है पॉइंटर का p का, यानी इस p से आप इस a को जा रहे हैं पहले वेरिएबल का, यानी कि 12 का जो एड्रेस है वो सपोज करो कि 1000 हमने मान लिया ये पहला एलिमेंट है। तो जैसे ही p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a लिखे तो हमारा सारा एलिमेंट का एड्रेस यहाँ एलोकेट नहीं हुआ पॉइंटर में, केवल बेस एड्रेस का एड्रेस हमारा एलोकेट हुआ। क्यों? तो लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, जब बेस रजिस्टर डिस्कस किए थे कि इफ यू हैव बेस एड्रेस देन यू कैन फाइंड आउट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर आपका बेस एड्रेस है तो बेस एड्रेस अगर आपका ये है तो आप इसका एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो एरे है वो किस तरह का डेटा कंटेन कर रहा है। अगर इंटीजर है तो 2 बाइट के हिसाब से आपका एड्रेस चेंज होगा, अगर फ्लोट है तो 4 बाइट के हिसाब से होगा। जैसे आप सिंगल यूज करते हैं क्यू बेसिक में तो सिंगल इज फॉर फ्लोट, और आप इंटीजर यूज करते हैं तो वहाँ 2 बाइट वहां पर भी है, तो उसके लिए आपका जो है एड्रेसिंग चेंज होगा। तो बेसिकली अब जैसे हम लोग एरे के केस में जनरेट किए, पॉइंटर के केस में क्या हो रहा है p+1 p+2 p+3 p+4 p+5 हम लोग कर रहे हैं। तो ये p+1 एक्चुअली क्या है 1000 + 2 हो रहा है, यानी p contains the address of first element, तो address of second element is denoted by p+1, address of third element is denoted by p+2। तो इस तरह से हम एलिमेंट को रवि कुमार, ठीक है, तो इस तरह से आप ये पॉइंटर अरिथमेटिक है जिसके थ्रू हमारा एड्रेस चेंज हो रहा है। यानी 1002 हुआ 1004 6, इसके लिए ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं। जब बेस रजिस्टर डिस्कस किए थे तो वहां डिस्कस किए थे कि आपका इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकालते हैं किसी लोकेशन का। तो बेस एड्रेस इज यूज्ड along with the width, यानी word length of the particular data and the location on which you want the effective, for which you want the effective address. So I think that the stack pointer and base pointer is clear to you. ठीक है ना? Stack pointer, हाँ. Now the next one is before discussion of code segment, base data segment, extra segment and stack segment, first of all we discuss about the segmentation. Actually segment register में segment का basic role है। तो what do you mean by segmentation? In OS also this particular topic is discussed, memory segment, ठीक है ना, जहां पर लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस हम लोग डिस्कस करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट डिस्कस होगा तो उसमें आपको सेगमेंटेशन पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना सर? हाँ सर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता सकते हैं, एक टॉपिक पे स्टक हो गया, समझ में नहीं आ रहा है सर। आप पूछिए सर मतलब इससे नहीं है, आउट ऑफ मतलब चैप्टर है सर। ठीक है पूछिए सर स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है सर? गुड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर और यूनियन, स्ट्रक्चर बेसिकली इंडिविजुअल, आप जो एरे यूज कर रहे हैं तो एरे यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है आपका सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स के लिए आप एरे यूज करते हैं। अगर एरे लिए इंटीजर का तो केवल इंटीजर डेटा रखेंगे, फ्लोट लिए तो केवल फ्लोट डेटा रखेंगे। तो अब क्या है कि अगर आपको कोई रिकॉर्ड बनाना होगा, जैसे आप ही का रिकॉर्ड है, अभी आप कितना फील्ड रखे हुए हैं, यानी कॉलेज कोड लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद अपने आईडी को लिखे हुए हैं, फिर अपना रोल नंबर लिखे हुए हैं, फिर अपना नाम लिखे हुए हैं। अब ये एक सिंगल एरे से तो आप ये कंप्लीट नहीं कर सकते हैं या सिंगल एक वेरिएबल से,
तो ये आपका Yes. कंप्लीट रिकॉर्ड है। तो Yes. रिकॉर्ड को बनाने के लिए स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो बेसिकली एरे इज द कंटेनर ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स। तो व्हेनेवर वी थिंक अबाउट द Yes. स्ट्रक्चर, देन स्ट्रक्चर इज द कंटेनर ऑफ मिक्स्ड एलिमेंट। यानी कि वहां पर आप इंटीजर भी रख सकते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, ये स्ट्रिंग है, और बाकी आपका Yes, आईडी sir. है, कॉलेज कोड है, या जो रोल नंबर है, ये सब इंटीजर है। तो इंटीजर भी आप रख सकते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर भी रख सकते हैं, मतलब एरे भी आप वहां ले सकते हैं, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, यानी अपने नाम के लिए, स्ट्रिंग के लिए। तो स्ट्रक्चर इज बेसिकली यूज्ड टू हैंडल रिकॉर्ड्स। यू कैन से स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना है, तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड में केवल एक वैल्यू नहीं होगा, उसमें वेरियस फील्ड होगा। तो हर फील्ड के लिए आपको वो डेटा होल्ड करके रखने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो अब स्ट्रक्चर में जितना अलग अलग आप डेटा बनाएं, तो वो क्या हुआ, वो उसके लिए मेमोरी एलोकेट हुआ। तो अगर स्ट्रक्चर में सपोज करो कि आपने अपने आईडी के लिए, सपोज आई जस्ट टेक द एग्जांपल, नाउ सी हियर, आप जैसे अभी इंटीजर लिए, तो इंटीजर लिए a=5 एक साइज का एरे बनाए। तो ये आपका एरे केवल सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स को होल्ड किया, इसमें केवल इंटीजर होल्ड होगा। लेकिन जैसे Yes, ही sir. स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सपोज आप स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। आप स्टूडेंट का स्ट्रक्चर में आप उसके आईडी को रखेंगे, Name को एक रखेंगे. साथ भी लिख सकते हैं, हम अलग अलग लिख रहे हैं। रोल नंबर को रखेंगे, ठीक है। आप उसके कॉलेज कोड को भी रख सकते हैं, लेकिन कॉलेज कोड में भी आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, तो कॉलेज कोड के लिए सीआईडी यहाँ रखेंगे, कॉलेज कोड। और फिर आप अपना नाम रखते हैं सिंपली, कैरेक्टर में नेम के लिए 10 कैरेक्टर का नाम रखते हैं। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बना, इसमें मेमोरी जो एलोकेट हुआ, जस्ट सी है, यहाँ पर मेमोरी फ्लोट में क्या रखते हैं? हुआ, फिर 2 बाइट, क्योंकि इंटीजर आपने डिक्लेयर किया, यहाँ भी 2 बाइट, हेलो यहाँ कितना हो गया, 10 बाइट, 1 byte, 10 byte, sorry. कैरेक्टर है। हेलो सर, साइज कितना हो गया, साइज इज 10 bytes, sir. 16 बाइट। Sir, total, sir, 16. हाँ, यस पूरे स्ट्रक्चर का साइज 16 बाइट हो गया, यानी कि स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रक्चर बना है, इसका साइज 16 बाइट हुआ। अब क्या है कि यहाँ पर जो आप एरे का जो डिमेरिट है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस, यहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर भी अगर हो सकता है कि 10 कैरेक्टर का नाम आप लेना है, 10 कैरेक्टर आपने रिजर्व किया, आपका नाम जो है 4 ही कैरेक्टर का है, तो 6 कैरेक्टर तो आपका अनयूटिलाइज रह गया, 6 प्लेस। बाकी इंटीजर, रोल नंबर, आईडी के लिए तो ये चीज नहीं है। लेकिन आप इसी चीज को अगर स्ट्रक्चर को यूनियन से अगर समझें, यूनियन इज व्हाट, अगेन वी जस्ट यूज यूनियन ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। एंड अगेन हम लोग यही चीज यूनियन में रखते हैं, रोल नंबर, म्यूट करिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंसेप्ट समझिए कि यूनियन के केस में शेयरिंग ऑफ मेमोरी लोकेशन होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट आपका जो डेटा रेंज होगा, वही केवल आपका मेमोरी, उतना साइज का मेमोरी एलोकेट होगा। यानी कि यूनियन के केस में हाईएस्ट क्या, ये 2 बाइट है, ये भी 2 बाइट है, ये 2 बाइट है, ये जो कैरेक्टर है ये 10 बाइट है। यानी ये जो नेम वेरिएबल है, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो ये केवल इसका साइज, ये 10 बाइट जो है, उसी में आईडी, रोल नंबर और सीआईडी शेयरेबल मोड में यूज होगा। यानी यूनियन के केस में आपका मेमोरी शेयरिंग होगा, जो स्ट्रक्चर के केस में नहीं होगा। दैट इज द मेन डिफरेंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी सर यूनियन के केस में हम मेमोरी को बचा सकते हैं। हाँ, यूनियन के केस में हम वेस्टेज ऑफ मेमोरी को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी हमारा जो है वो कम होगा, क्योंकि 6 बाइट, अभी यहाँ इसी एग्जांपल में देखिए 6 बाइट आपका सेव हो गया, यू आर सेविंग 6 बाइट ऑफ मेमोरी। तो 6 बाइट ऑफ मेमोरी आपका सेव हो गया। एक मिनट, just take the attendance.
हेलो सर। 1 मिनट रुक जाइए, अटेंडेंस ले रहे हैं। ओके। हाँ बोलिए। सर फ्लोट का सर कहाँ यूज करेंगे यहाँ पे? कहाँ क्या? फ्लोट का सर क्या यूज है सर? फ्लोट का यूज होता है जब भी आप कोई डेसिमल वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप इंटीजर को भी फ्लोट में रख सकते हैं, क्योंकि उसका रेंज, आप इंटीजर वैल्यू को भी फ्लोट में रख सकते हैं, उसका रेंज ज्यादा है, बाइट साइज ज्यादा है। तो फ्लोट जैसे कोई वैल्यू है आपका, जैसे आप पे स्लिप बना रहे हैं, किसी का पे स्लिप बना रहे हैं या पेरोल पर वर्क कर रहे हैं, तो पे स्लिप में आप किसी का सैलरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वहां पर आपका जो सैलरी है हो सकता है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हो। जनरली क्या किया जाता है, उसको इंटीग्रल फॉर्म में ही होल्ड कर लिया जाता है। बैंक भी क्या करता है, उसको इंटीग्रल फॉर्म में कर लेता है। अगर 7.56 है तो उसको 7.56 को या तो 8 एज्यूम कर लिया जाएगा, क्योंकि 8 कर लेता है। राउंड फिगर में एज्यूम कर लिया जाता है ताकि कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर आपको 7.56 एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए फिर आपको फ्लोट वेरिएबल लेना पड़ेगा, सिंगल लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप कोई वैल्यू है 7.56, इसको चाहते हैं कि नहीं कि केवल 7 यूज कर लें, तो आप यहाँ पर राउंड अप फिगर लगा सकते हैं कि अगर पॉइंट से 5 से ऊपर या 5 है तो ये 8 इसको ट्रीट करिए, अगर यहाँ पर 0.5 से कम है तो इसको 7 ट्रीट करिए। तो ये चीज अगर आप कर रहे हैं तब तो इंटीजर में भी आप लेंगे। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, जैसे 27.56 है, आपको ये पूरा वैल्यू चाहिए कैलकुलेशन में, तो इस केस में इसको फ्लोट वेरिएबल में डिक्लेयर करेंगे। फ्लोट वेरिएबल में आपका जो पॉइंट के बाद भी जो डेटा होगा वही डेटा एक्सेसिबल होगा। अदरवाइज दूसरा काम ये भी है कि फ्लोट लिखने का मतलब नहीं है कि डेसिमल वैल्यू यानी कि पॉइंट में रिप्रेजेंट हो, आप फ्लोट में 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्लोट में आप इस 12 को भी मेंशन कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेगमेंट रजिस्टर। तो मेमोरी सेगमेंटेशन आप पढ़ेंगे। बेसिकली सेगमेंट का काम क्या है, तो इट इज द प्रोसेस इन विच द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड ईच सेगमेंट हैज इट्स ओन बेस एड्रेस। ओन बेस एड्रेस कहने का मतलब है कि जब भी कोई प्रोसेस एलोकेट होता है तो हर प्रोसेस का एक पीसीबी जनरेट होता है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। और वो पीसीबी तब तक एक्टिव रहता है जब तक कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। जैसे ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन ओवर होता है तो आपका पीसीबी भी डीएक्टिवेट हो जाता है उस प्रोसेस का। यानी उस पीसीबी का जो प्रोसेस है वो पीसीबी के बारे में आप जानते होंगे कि उसमें आपका स्टेटस ऑफ प्रोसेस भी पता चलता है कि अभी आपका प्रोसेस किस स्टेट में है। अकॉर्डिंग टू योर प्रोसेस स्टेट डायग्राम आपका प्रोसेस अलग अलग स्टेट में मूव करता है, यानी कि वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाता है, रनिंग स्टेट से हो सकता है वेटिंग स्टेट में जाए, सस्पेंशन स्टेट में जाए, ब्लॉक स्टेट में जाए। तो जिस स्टेट में या टर्मिनेट हो जाए, तो जिस स्टेट में वो करेंटली होल्ड कर रहा है पीसीबी से आपको उसका आइडिया मिलेगा, यानी कि यू विल गेट द डिटेल्स अबाउट द पर्टिकुलर प्रोसेस फ्रॉम द पीसीबी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तो whenever any process allocate on the ready queue, that is the primary memory, then the particular address of that particular process is initiated। तो हर प्रोसेस का अपना एड्रेस होगा। तो अगर नंबर ऑफ पीसीबी जनरेट होगा, नंबर ऑफ प्रोसेस होगी, तो हर का अपना बेस एड्रेस होगा। बेसिक इसका मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि जब आपको पता है कि रोल नंबर 110 इज द संभव, तो आप संभव से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमको रोल नंबर नहीं पता है, आईडी नहीं पता है, विलेज कोड नहीं पता है, तो उस केस में क्या होगा, हम पूछेंगे, हो सकता है संभव 4 लोगों का नाम होगा, तो संभव 4 लोगों का नाम होगा, तो उस केस में हम बोलेंगे संभव। तो अब ये 4 संभव सोचेगा किसको बोल रहे हैं, यानी कि किसको रिस्पॉन्ड करना है। क्लास में सर जाके बोलिएगा ना, एक ही है बस, ठीक है ना। तो सबका अपना बेस एड्रेस होने का मतलब है सबका यूनिफॉर्म आईडी है, हर प्रोसेस का प्रोसेस आईडी है, तो हर प्रोसेस अपने आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से कॉल आउट होता है, यानी कि इनसाइड द। इससे क्या बेनिफिट हो रहा है,
अटेंडेंस आपका अगर हम बना रहे हैं तो ये इनहांस हो रहा है ना स्पीड। अगर यहाँ संभव केवल अच्छा। लिखा जाता कि नाम लिख के आप ऐड हो जाइए, तो अब हमको संभव 4 मिलता। अब हम किस संभव को समझते हैं कि वो एक्चुअल कौन सा संभव है, को कहाँ पर एलोकेट करना है, तो किस संभव को कहाँ एलोकेट वीडियो करना है ये आपका सर लिटिल। वीडियो ऑन करवा लीजिए ना। हाँ, तो इसलिए इसको मेरिट कहा गया कि इट इनहांस द स्पीड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। तो दीपू कुमार अगर 5 हैं तो कौन सा दीपू कुमार को कहाँ एलोकेट करना है, हमको तो दिख रहा है केवल दीपू कुमार। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट इसीलिए आता है कि यहाँ पर दीपू कुमार डेटा केवल ले लें, इजीली टू फाइंड हो जाता है। हो सकता है कि कोई एक ही, हाँ एक ही दीपू कुमार का अटेंडेंस बन रहा हो, बाकी दीपू कुमार का नहीं बन रहा हो। या ये भी हो सकता है कि दीपू कुमार दो बार ऐड हो गया हो, ठीक है ना। तो यहाँ एक और कंफ्यूजन हो जाएगा कि 5 दीपू कुमार है, अगर 2 ही दीपू कुमार 2 बार ऐड हुआ है तो 3 ही लोग ऐड हुआ है, और हम सोच रहे हैं कि 5 लोग ऐड हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि दीपू कुमार से दिख रहा है, मेल आईडी चेंज होगा तो दीपू कुमार अलग अलग जुड़ सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज द ड्रॉबैक, यू कैन से दिस इज द लूप होल ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम। तो वहां पर आपको वो आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल होगा। तो सेगमेंटेशन जस्ट गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज योर प्रोसेसर नीड प्रॉपर आईडी ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस एंड द एड्रेस whenever the particular process get executed inside the CPU। तो और इसका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या फुलफिल करेगा, फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन जॉब स्मूथली कंडक्ट इनसाइड द कंप्यूटर बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर सेगमेंटेशन, ठीक है ना। ये प्रॉपर सेगमेंटेशन आप जब कोई चले गए सर, कहाँ चले गए?